बंधुओं, मैं काफ़ी अरसे पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ से गए थे और मैं आज उन बुजुर्गों के समय का जब ये गांव था, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। टंटियाल टंटियाल बोलते रहते थे। टंटियाल, हाँ। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे यहाँ आना पड़ेगा। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, इसके लिए मैं आपने जो स्वागत किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम पंचायत है, चिंतपूर्णी के साथ लगती हुई पंचायत है और मेरा तो अपना घर है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। पिछली बार आपने यहाँ से विधायक जो चुनकर भेजा, वो आपने कितने साल के लिए चुनकर भेजा था? 5 साल के लिए। आपने उनको 5 साल के लिए चुना और जब आपने उनको 5 साल के लिए चुना तो आपने कभी ऐसी उम्मीद और आशा भी नहीं की हुई होगी कि आपको दोबारा से वोट डालने का मौका मिलेगा। ऐसा हुआ क्यों? आप कभी सोचते? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ऐसा इसलिए हुआ कि जिसको आपने चुनकर भेजा उसने अपने ईमान को बेचा। आपके वोट से वो विधायक बना। 5 साल वोट के लिए आपने सोचा कि हमारे काम करेंगे और वोट के समय आपने ये फैसला किया कि हम ना कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालेंगे, ना बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डालेंगे, हम आज़ाद को डालेंगे। और ये सोचकर आपने फैसला किया कि जब आज़ाद चुनकर जाएगा, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस पार्टी को वो काम करवाएगा। होता भी ऐसे ही है, जब आज़ाद चुन के जाता है, जिसकी सरकार बनती है उसके साथ जुड़ जाते हैं और काम करवाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की परिस्थिति में देखिए कैसी विचित्र बात हुई। आज़ाद प्रत्याशी 14 महीने हमारे साथ रहे, फिर कहा कि हमारे काम नहीं होते थे। चलिए, हम उनकी इस बात को भी मान लेते हैं कि आपके काम नहीं होते थे, लेकिन अगर आपने विपक्ष का विधायक बनना ही था तो आप तो आजाद प्रत्याशी थे। आपने अपनी विधायकी को क्यों छोड़ा? कांग्रेस को छोड़ के, समर्थन छोड़ के बीजेपी को समर्थन कर देते। किसने रोका था? आपको विधायकी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप जीत भी जाओगे आज तो भी तो विपक्ष में बैठोगे, तो कौन से आपके काम हो जाएंगे? क्योंकि झूठ बोलने की बात है ना, झूठ बोलते हैं आपके पास आकर, और कौन से आपके काम हो जाएंगे? अगर बाई चांस मान लीजिए वो जीत करके, 3.5 साल तो कांग्रेस की सरकार है, तो उनके कौन काम करेगा? आजाद रहते, चाहे बीजेपी के साथ भी रहते, तो भी सरकार के मन में एक रहती कि ये आजाद है, कभी ना कभी हमारे साथ आएगा, इसके थोड़े काम करवाइए। अब तो बिल्कुल नहीं होंगे। आजाद प्रत्याशी को कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। आजाद तो आजाद है, जिसकी सरकार आई उसके साथ हो गए। लेकिन उन्होंने 1.5 साल में आपका वोट लेकर अपनी विधायकी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बेचा है। विधानसभा में जब भी आते थे, मैंने कभी किसी के काम को इनकार नहीं करता। मेरे स्वभाव में इनकार नहीं है। मैं लिख देता हूं। काम भी करवाते थे, रोब भी मारते थे और हमेशा कहते थे कि मेरा ये काम कर दो, और मैं कर भी देता था। इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जो कई सालों तक याद रखी जाएगी। देरा की जनता की समस्याओं के लिए धरने पर नहीं बैठे। देरा में पानी की समस्या, उसके लिए धरने में नहीं बैठे। देरा की सड़कों के लिए धरने में नहीं बैठे।
धरने में क्यों बैठे कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, मैं आजाद जीता हुआ। देरा की समस्याओं के लिए कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में क्यों गए कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, कोर्ट में तब गए। जब एक घटनाक्रम हो रहा था तो मैं सारे घटनाक्रम की बारीकी से नजर रखे हुए था। मैंने अध्यक्ष महोदय से पूछा कि ये जो देरा से चुने विधायक है, 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, हमारी सरकार को गिराने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। हमने उसमें कानूनी कार्रवाई की, पता कीजिए कि कहाँ है। पता किया तो कोई पंचकूला में ठहरे हुए हैं, कभी हरिद्वार में जा रहे हैं गंगा मैया के पास अपने पाप धोने के लिए। गंगा मैया ने कहा कि भाई तुम्हारे पाप धोते धोते मैं ही ना कहीं मैली हो जाऊं। वहां से चले गए ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद चले गए गुड़गांव। 1 महीना तक हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र ये लोग रचते रहे। जब सरकार नहीं गिरी, सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, ईमानदारी का परिचय दिया, 34 विधायक हमारे साथ खड़े रहे, तो इनको तीनों ने विधायकों ने इस्तीफा दिया। हमारी मानता देखिए, हमारे अध्यक्ष की मानता देखिए। उन्होंने इनसे पूछा, अध्यक्ष महोदय कुलदीप पठानिया जी ने, हम आपसे पूछना चाहते कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। कहते हैं कि हमने अब आगे किस दिशा में जाना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। भाई अगर आपने दोबारा ही विधायक बनना था तो इस्तीफा क्यों देना था। दोबारा ही विधायक बनने आ रहे ना, कोई मंत्री बनने थोड़ी जा रहे। सरकार तो हमारी, क्यों इस्तीफा देना था। आप उनसे पूछना, और उनके जो साथी उनसे भी पूछना कि इस्तीफा क्यों दिया। मैं बताता हूं इस्तीफा क्यों दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का सामान से भरा अटैची उनको मिला, उसकी दूसरी किस्त तभी मिलनी थी जब उन्होंने इस्तीफा देना था। तो उसके लिए वो जल्दी कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे जल्दी। जो दूसरी टैची आनी थी तक टैची मिलनी नहीं थी, ताई टैची से मिलनी थी जे इस्तीफा स्वीकार कर दे कने आज से भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए कमल को खरीद कर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं का कमल नहीं है, जिन्होंने खून पसीने से इस कमल को खड़ा किया है। ये बिका हुआ कमल है जिसके आधार पर ये वोट मांग रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 10 साल देरा के लोगों के साथ झूठ बोलता रहा, देरा की समस्याओं के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए इस्तीफा देने के लिए वो खड़ा हुआ है, और इसने लोकतंत्र को धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का समय आया है। 10 जुलाई को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सोचकर वोट डालना आपने कि जिसको हमने 5 साल के लिए चुनकर दिए भेजा था, उसने 10 साल के भीतर अपनी विधायक को क्यों बेचा, और वो क्या अब 3.5 साल और धोखा देता रहेगा। मैं आज आपके बीच में आया हूं। यहां से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की प्रत्याशी है। हमें पार्टी हाईकमांड ने कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमने पार्टी हित में फैसला किया। आज मैं आपके बीच में आया। मैं देख रहा हूं जिस देरा को कहा जाता था देरा कोई नहीं तेरा, उस देरा को मैं कह सकता हूं देरा मेरा। उसके परिणाम आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। हमारी पिछली कैबिनेट हुई,
देरा को पुलिस जिला बनाने का हमने अनुमोदन कर दिया है। पीडब्ल्यूडी का एससी ऑफिस बनाने का अनुमोदन हमने कर दिया है। ये जो सड़कें हैं ना कच्ची रह रही है, छोटी छोटी बीच में पैच फंसे हैं, ये ऑफिस आ जाएंगे, ये अधिकारी आ जाएंगे। जैसे ही नाम घोषणा होता है सब लोग तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। ये आचार संहिता के कारण इनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। देरा के लिए एक नए सूर्य का उदय हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगले 3.5 साल में, मेरा ये मानना है, दियारा के साथ जसवां प्रागपुर की और ज्वालामुखी की भी कायाकल्प हो जाएगी। ये जो सड़कें छोटी छोटी टूटी पड़ी है कि मैं जान के 1 किलोमीटर का रोड के बाद आया कि कच्चे से चलते, अधिकारी तो मुझे पक्के से ला रहे थे। मैंने कहा, कालिया जी ने बोला कच्चे से चलना है, देख लीजिए। मैंने कहा कोई नहीं, ये सड़क छोटी बात है। जो भी आप काम बताएंगे विकास के, पहले तो पैसा लाना पड़ेगा उसमें, फिर धरातल पर उतरना पड़ेगा। जे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए तो 1 साल के भीतर आपके टोंटा बिया की सभी सड़कों को पक्का कर दिया। पानी की योजनाएं भी लाई जाएगी। कल मैं अधिकारियों की बैठक ले रहा था। कल मैं शिमला में था, कल मैंने सचिवालय जाके अधिकारियों की बैठक ली। नदी के किनारे हमारा देरा और प्यासा देरा, कई क्षेत्रों में अभी भी पानी नहीं आ रहा। कल ही मैंने निर्देश दे दिए हैं, सभी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए। और देरा शहर के किनारे जो नगर पंचायत एरिया है, जिस तरह नदौन में हम 24/7 यानी 24 घंटे पानी दे रहे हैं, उस तरह की परियोजना लगाइए। काफ़ी करोड़ों रुपया इस पर खर्च होगा। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू बनने जा रहा है। कई बार मैं देखता हूं कि चिड़ियाघर बोल रहे, चिड़ियाघर नहीं है वो। जहाँ 600 करोड़ रुपया लगना, वो चिड़ियाघर थोड़ी हो सकता। कोई चिड़िया थोड़ी पालनी वहां आपके पास इतना अधिक टूरिस्ट आएगा, जहां पूरा जंगल जैसे आप देखते हैं ना, उस तरह का विकास किया जाएगा। अंदर ही रहने की सुविधा होगी, अंदर ही होटल होंगे। 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त में 60 करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुका है। ये विडंबना ही होगी कि जब मैं शिलान्यास कर रहा था, उस समय मेरे मुंह से लिख रहा देरा कोई नहीं तेरा, मैंने कहा देरा मेरा। और आज देखिए, ये कोई 8 महीने पहले का शिलान्यास पत्थर है, उसको आपने देखना। उस समय मैंने ये शब्द कहे थे और भगवान ने आज उसी का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मेरे तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मौका मिला है। 75 साल में निचले हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने पहला मुख्यमंत्री दिया है। 75 साल में। और बड़ी जल्दी 1.5 साल में देरा का भाग्य भी उदय हो गया कि वहां से उनके होम मिनिस्टर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब घर में महिलाओं का परिवार में एक अपना अहम रोल होता है। जब दबाव डालना होता है तो सबको मानना पड़ता है। तो आपकी जो ध्यान है, मैं आपका तो भाई हूं, इस गांव वालों का मैं भाई हूं, बेटा भी हूं, तो आप उनका कहना तो मानना पड़ेगा। पर हमारी सरकार 15 महीने में कुछ योजनाएं लेकर आई है। मैं कुछ योजनाओं का जानकारी आपको देना चाहता हूं। हमारी सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज है। हमने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए
1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। क्यों नवाजा? ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। और जिस व्यक्ति को 2700 पेंशन मिलती थी, हमने उसको 27,000 रुपया पेंशन देना शुरू की। जितने पंचायत प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद है, हमारी पहली ऐसी सरकार है जो चुनाव के मद्देनजर कोई फैसला नहीं करती, सबकी हमने ऑनरेरियम को बढ़ाया है। 18 साल से ऊपर की हमारी बेटी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमने उसको 1500 रुपया हर महीने देने की बात कही। और आपके अकाउंट में 3,000 रुपया कईयों के अकाउंट में आ भी चुका होगा। 3,000 रुपया कईयों के अकाउंट में आ चुका होगा। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, जो विधवा बहनें हैं, दूसरे बजट में हमने उनके लिए, अगर उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनके हॉस्टल का और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मनरेगा की दिहाड़ी जो 240 रुपये होती थी, हमने बढ़ाकर 300 रुपया कर दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव के किसान के हाथ में कैसे पैसा पहुंचे, पहली बार हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। अड़चनें बहुत थी कि गाय का दूध का मूल्य हमने 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर हमने निर्धारित किया है। यानी कि 45 रुपये सरकार खरीदेगी, उससे ज़्यादा रेट में बिकेगा तो वो बाजार में बेच सकते हैं। सरकार 45 रुपये और 55 रुपये खरीदेगी। अगर आपने गेहूं पैदा करनी है और यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, गाय के गोबर और भैंस के गोबर से अगर गेहूं पैदा करेंगे, तो सरकार 40 रुपये किलो आपसे गेहूं खरीदेगी और 30 रुपये किलो मक्की खरीदेगी। अभी इस योजना को आने वाले 1-2 महीने में लागू कर दिया जाएगा। इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। अभी ये 40 रुपये है, बाद में बढ़कर ये 60 रुपये होगा। 90% हम लोग गांव में रहते हैं, 90% शहरों में नहीं रहने वाले। गांव में हमारे पास शहरों जैसी सुविधा है और हमारी जनसंख्या 90% गांव में रहती है। मैंने देखा 70 साल के बाद बुजुर्ग जरा जब बीमारी होती है तो थोड़े कुड़ जाते हैं। सह बोलता थे कि दर्द होगी, डॉक्टर वाल चली गया, कहने पेट किल्ला ली थी, दर्द तो दूर होगी, लेकिन बीमारी नहीं गई। हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं या हमारी बात को सुन रहे हैं, 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि गांव का जो बुजुर्ग होगा उसको ये पीड़ा ना हो कि मैं बीमार हो गया, मैं अपने बच्चे पर निर्भर रहूं, अपनी जमीन को रहन रखूं। ये योजनाएं हम आपके लिए लेकर दूसरे बजट में आए हैं। बहुत योजनाएं हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे साधारण परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। आम लोगों का दर्द जानता हूं। महिलाओं का सम्मान करना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अभी पुलिस की भर्ती होने वाली है 10 दिन में। स्पेशल कमांडो फोर्स की हम भर्ती करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए 30% का आरक्षण हमने पुलिस भर्ती में दिया। इसलिए कई योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाना हमारा दायित्व है। पर आपको तो उन योजनाओं से एक तो रोजगार की योजनाएं मिलेगी। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे अवसर पैदा करना चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले। ऐसी व्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में ला दी कि गवर्नमेंट स्कूल का 5वीं का बच्चा जो 5वीं क्लास हो गया ना, से दूजी दी किताब नहीं पढ़ी सकता। ऐसी स्थिति आ गई है। सब जगह प्राइवेट स्कूल जैसे खुल के हमने शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए
इस एकेडमिक सेशन से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। ये सब चीज़ें धरातल पर आने में समय लगता है। आप मेरा भाषण कई बार सुनते होंगे, मैंने कई बार कहा हमारा उद्देश्य और लक्ष्य 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का उद्देश्य है। हम इस दिशा से काम कर रहे हैं। कल हमारी फाइनेंस कमीशन की बैठक मैंने को अभी जाना है, वहां भी हम ये मांग रखें। केंद्र सरकार से हमें धन नहीं मिल रहा, आपदा आई, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया। 4 महीने तक हम उस आपदा का सामना करते रहे। एक घर आपदा में ऐसे ताश के पत्तों की तरह बह गए, कल्पना में नहीं कर सकता था। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता था। सुबह में मैं जाता था, शाम को वापिस आता था, केंद्र सरकार से एक भी पैसे की मदद नहीं मिली। हमने 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, और जो 1.5 लाख रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर मैंने 7 लाख रुपया सहायता की। तो ये सब पैसा आपका है। ये हमने भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे बंद किए, उन चोर दरवाजों को बंद करने के बाद ये पैसा आप में बांटते। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, जो लोग आपसे 5 साल के लिए वोट मांगते थे और जिस सरकार को आपने चुनकर भेजा, उस सरकार को नोट के दम से गिराने की कोशिश की गई। और जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के सभा पटल पर कहा, अब इस सरकार को भगवान में नहीं बचा सकती। भ्यागा ही चली गए गवर्नर वाल 7 बजे ही कोट पैंट सलाने का ऑर्डर दे दिया। बोले सरकार हुण गिरने वाली है। सर जयराम ठाकुर जी का कोट पैंट अजकल किलिया च टंगे रह गया। सर बार बार बोल दे कि 4 जून जो साड़ी 2 सरकारें बननी बोलाते थे ना, झूठ ही बोल रहे हैं। 4 जून को हमारी सरकार में 4 और एमएलए जुड़ गए, 34 से हम 38 हो गए। और पक्का भगवान ने कर दिया। जिस भगवान जी को उन्होंने चुनौती दी थी, हम देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसी भगवान जी ने हमारी सरकार को 4 और बधाई देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और ये 3 आजाद प्रत्याशी आपके पास 3.5 साल के लिए वोट मांगने आएंगे। पूछना तो जो तो सब 5 साल वास्ते चुनकर भेजा देता है, तुसा क्या रिजाइन करता है? आपने अपना धर्म नवाया है, लेकिन आपके बिके हुए विधायक ने आपको धोखा दिया। जो लोग राजनीति में सिर्फ धन कमाने आते हैं और धन के सारे अपनी विधायकी को बेच देते हैं और आपका वोट लेकर विधायक बनते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। ऐसे लोगों को कोई और सबक नहीं सिखा सकता, सरकारें नहीं सिखा सकती है, हम नहीं सिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में आपका वोट ही सबक सिखा सकता है। आजादी के बाद का कोई सबसे बड़ा अधिकार कोई आपके पास है तो वो वोट का अधिकार है। अगर ये वोट की ताकत को ही कमजोर कर देंगे और वोट को ही खींचना शुरू कर देंगे, कोई भी नेता आपके पास आकर इस प्रकार वोट नहीं मांगेगा इतने टेम्परेचर में। इसलिए इस वोट की ताकत को आपने बचाना है। जिसको आपने 5 साल के लिए चुनकर भेजा, उसने 1.5 साल में आपकी भावनाओं का सौदा भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। वो पैसे की खातिर बिका है। ऐसे व्यक्ति को आप सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। पक्का सिखाएंगे। और 3.5 साल देरा के लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए। देरा के लोग जब कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देरा में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी और टोंटा में तो वैसे भी नहीं रहेगी। तो अंत में मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सोचा अपना कैंपेन अपने पैतृक, अपने अतीत वाले गांव से करूं।
इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये वोट कोई सरकार के लिए नहीं आपका जा रहा है, ये वोट आपका उस लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करने के लिए जा रहा है जिस लोकतंत्र के वोट पर हम विधायक बनते हैं। हमारी सरकार स्थिर है, लेकिन आप हमारी सरकार में एक और मोती परो दोगे, 3 मोती और परोएंगे हम, 38 से बढ़कर 41 होंगे। और आप जो कहते थे कि हम द्वारा सरकार बनानी है, आजकल मना कर रहे हैं कि अब नहीं बनेगी सरकार, क्योंकि अब बिकने वाले जो है उनको कुछ ने रास्ता दिखा दी, जो बचे हैं उसको आने वाले समय में रास्ता दिखा देंगे। और दोदरा के भी जो सारा क्षेत्र हमारा हो जाएगा, दोदरा के लोग भी सारा ही क्षेत्र जब हमारा हो जाएगा, जब होम मिनिस्टर का हो जाएगा कालिया जी तो कर देंगे, होम मिनिस्टर का हो जाएगा। तो आप लोग सब लोगों ने 10 जुलाई को 3.5 साल के लिए इस क्षेत्र के विधायक को चुनना है। तो आप चुनोगे हमारे की नहीं चुनेंगे? तो मैं हाथ खड़े करने बोल रहे जीतेंगी भाई, जीतेंगी। इसलिए ये लड़ाई जनता की है और जनता को इस लड़ाई को लड़ना होगा और आप लोगों को इस लड़ाई को जीतना होगा। जो धन की राजनीति करते हैं उनको सबक सिखाना होगा और इस लड़ाई में जनबल जीतेगा और धनबल तो कई धन के सहारे, क्योंकि टैची बड़ी मिल गई ना कहीं, तो डबल ले लेने तुसा, तो वोट नहीं डालना देना जो, क्योंकि सह भी थोड़ी पैसे है। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं और आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, 3.5 साल के लिए आप हमारी प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को जिताइए। विकास की कोई कमी आपके यहाँ रहने नहीं दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का दोबारा आऊँगा, मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ। तब मैं अधिकारियों के साथ आऊँगा और उससे पहले अधिकारी में से मेरे आने से पहले सभी अधिकारी यहाँ सभी समस्याओं का नरेश जी और सबसे जायजा ले लेंगे और उसके 1 साल के भीतर जब आधा काम होगा तो मैं यहाँ आऊँगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। दोदरा और टोंटा दोनों ही जगह आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।